हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की एक सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन अदर क्वांटिटीज के ऊपर वो डिपेंड कर रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो फॉर्मूला या इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट होगा। इसी प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे अपना एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। इसको अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, इसका मतलब है अगर हमारा लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला राइट साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल आ गया तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। अगर नहीं आया इसका मतलब फॉर्मूला गलत है। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, यानी कि हम मान के चलेंगे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर लिया, यानी कि हम जान करके अपने लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला को राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल पुट कर देंगे और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। और हमें पता है अगर हमने दोनों डायमेंशन फॉर्मूला को इक्वल किया है तो वो फॉर्मूला करेक्ट होगा। इसको हम यूज कर रहे हैं रिवर्स वे में। इसको हमने डायरेक्ट वे में यूज किया था जब हमने ये चेक किया था कि किसी भी फॉर्मूला को करेक्ट है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं कि मेथड को यूज कैसे करेंगे कोई भी फॉर्मूले के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। हमें यहाँ पे गिवन है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के एंड प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन पे, यानी कि हमें गिवन है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। हमें क्या करना है, फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना है मास और एक्सेलरेशन की टर्म्स में यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर p एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन की पावर q। हमने p और q इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि फोर्स के कितनी जो फोर्स है वो मास की कितनी पावर पे प्रोपोर्शनल है या फिर एक्सेलरेशन की कितनी पावर पे प्रोपोर्शनल है। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो कि हमें यहाँ इस मेथड में फाइंड करना है। अगर हम इसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर p एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर q। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर p एंड a की पावर q। इस एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं कि m की पावर p a की पावर q अगर इंक्रीज होंगे तो हमारा फोर्स इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होंगे तो हमारा फोर्स भी डिक्रीज होगा। हमें क्या करना है, इस प्रोपोर्शनली को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे k इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया फोर्स का वो है ये। अब हमें सिर्फ एक पॉइंट और है जो हमें यहाँ से निकालना है, वो है p और q की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे, जो बोलता है कोई फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होगा। तो हम इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करते हैं और हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, जो कि होता है m1 L1 t की पावर -2। जो हमारा राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाएगा m की पावर 1 L की पावर 0 t की पावर p, और जो एक्सेलरेशन का है वो हो जाएगा m की पावर 0 L की पावर 1 t की पावर -2 रेज टू द पावर q। जब हम पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा m की पावर p L की पावर 0 t की पावर 0 मल्टीप्लाई m की पावर 0 L की पावर q t की पावर -q। हमें पता है यहाँ पे जो हमारे बेसिस सेम है लेकिन पावर अलग है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हम इस सेकंड एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएंगे इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कि हमारे बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। यहाँ पे हो जाएगा m की पावर p प्लस 0 L की पावर 0 प्लस q t की पावर 0 माइनस 2q। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है वो आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला को राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर -2, m की पावर p L की पावर q t की पावर -2q। जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि p की जो वैल्यू है वो है 1 और L की वैल्यू है वो है 1। बिकॉज जब हम m की पावर को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है m की पावर 1, राइट हैंड साइड है m की पावर p।
अगर ये इक्वल है तो p सिर्फ 1 के इक्वल हो सकता है। सेम l की वैल्यू पावर को जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा जो हमारा q की वैल्यू है वो है 1। तो हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 and 1। इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हमारा ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन आया था इसमें। तो हमारे पास फोर्स का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू K m की पावर 1 a की पावर 1। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K m a, यानी कि जो हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। जिसको हम कंफर्म कर सकते हैं, जो हमारा सेकंड लॉ है वो भी यही बोलता है, जो हमारा फोर्स होता है वो होता है m इंटू a, जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1, यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वो है सही। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 3 क्वांटिटीज अगर आपस में रिलेटेड हैं तब क्या करेंगे। बिल्कुल हमें सेम टेक्निक के साथ अप्लाई करना है, कोई चेंज नहीं करना। बस हमें क्या करना है, 2 वैल्यूज की जगह अब हमें 3 वैल्यू लेनी है बस। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोई भी पेंडुलम गिवन है हमें और उसके टाइम पीरियड है, यानी कि टाइम पीरियड का मतलब जो पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये जो पाथ कवर करने में उसको टाइम लगा है वो जो है वो डिपेंड करता है जो हमें गिवन है लेंथ के, यानी कि जो स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, यानी कि सिंपल पेंडुलम में जो हमने थ्रेड यूज किया उसकी जो लेंथ है उसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g के ऊपर, और मास ऑफ द बॉब यानी कि जो पेंडुलम में नीचे हमने मेटेलिक बॉब यूज कर रखी है उसके ऊपर। इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें क्या करना है, टाइम का एक्सप्रेशन फाइंड करना है लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में। जो जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें गिवन है टाइम इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर p, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर q, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन की पावर r। जैसे लास्ट एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 क्वांटिटीज थी, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हैं, तो हम जो पावर उसकी भी पावर थर्ड ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, p q r, ये 3 वैल्यूज को फाइंड करना है। हम इसको लिख सकते हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर p, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर q एंड t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर r, जो हमने सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर p, l की पावर q एंड g की पावर r। जो हमारा a है और g वो सेम क्वांटिटीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे a को रिप्लेस करके, जो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन था उसको रिप्लेस करके g पुट कर रखा है। तो जो t है जब हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगा दिया, तो जो t का एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा t इज इक्वल टू k m की पावर p, l की पावर q एंड g की पावर r। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होता है राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है राइट साइड का। जो हमारा लेफ्ट साइड है वहां पे तो सिर्फ टाइम है, तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 l1 l0 एंड t0। तो राइट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, उसमें 3 क्वांटिटीज है हमारी, एक है m, एक है l, एक है g। इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, होल की पावर p। सेकंड के लिए हम यूज करेंगे जो कि हमारी लेंथ, तो m0 l1 t0 होल की पावर q। और जो हमारा लास्ट है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि सिंपली एक्सेलरेशन ही होती है, तो होता है m0 l1 t की पावर -2 होल की पावर r। सेम हम जैसे हमने पीछे किया था इसको कंडेंस करेंगे। कैसे, सबसे पहले जो पावर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा m की पावर p, l की 0, t की 0। सेकेंड क्वांटिटी के लिए m की 0, l की q एंड t की 0। एंड थर्ड के लिए m की पावर 0, l की पावर r, t की पावर -2r। सेम यहाँ पे हमारे बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा m की पावर p, l की पावर q प्लस r एंड t की पावर -2r। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है उसको इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के। तो हमारे पास लेफ्ट साइड का फॉर्मूला है m0 l0 t1, राइट साइड का है m की पावर p, l की पावर q प्लस r, t की पावर -2r। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें पता चलेगा m की पावर लेफ्ट हैंड साइड है 0, राइट साइड है p, तो p इज इक्वल टू 0। q जो हमें वैल्यू पता चलेगी उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, r फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से r की वैल्यू आएगी -12। इसको जब हम l की पावर को इक्वेट करके पुट करेंगे तो हमारे पास q आ जाएगा हाफ। अब हमें क्या करना है, इन 3 वैल्यूज को अपने एक्सप्रेशन में पुट करना जो कि हमने डिराइव किया था यहाँ पर। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू k m की पावर p, l की पावर q, g की पावर r। इनकी पावर है m की 0,
Q की है हाफ वैल्यू हाफ एंड G की है माइनस हाफ। इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 0 इज 1, तो यहाँ से m हट जाएगा तो हमारे पास आएगा T इज इक्वल टू K L बाई G की पावर हाफ। इसका मतलब है जो m की पावर 0 आया था, इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी m की पावर 0, ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन थी तो सही, लेकिन जो हमारा टाइम पीरियड है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर डिपेंड करता तो यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं एक m की क्वांटिटी आती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि है L और है G, और उनकी पावर हाफ होनी चाहिए। अब देखते हैं इस मेथड की लिमिटेशन क्या है। हमने यहाँ पे देखा दोनों एक्सप्रेशन में ही हमने क्या किया, K यूज किया। हमें ये तो पता ही नहीं चला कहीं पे भी कि हमारी K की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये मेथड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। कॉन्स्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये मेथड उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। वो वैल्यू 2 हो, 3 हो, 5 हो, और कोई वैल्यू हो, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। सेकंड, इक्वेशन में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएंगे, यानी कि मैं बोलूँ a प्लस बी, तो ये ऐसा फॉर्मूला कभी भी डिराइव नहीं कर सकता। हम सिंपली जो सिंगल वैल्यूड एक्सप्रेशन है, यानी कि हम y इज इक्वल टू ए सी, इस टाइप के एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस सी, इस तरीके के एक्सप्रेशन को कभी भी डिराइव नहीं कर सकते, या फिर y इज इक्वल टू ए माइनस सी, इस तरीके का एक्सप्रेशन कभी डिराइव नहीं हो सकता। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाला फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। नेक्स्ट इज, अगर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि वो किसी भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है साइन थीटा पे, साइन थीटा हमारी का एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम जो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे उसमें साइन थीटा को कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और इस मेथड में हम डायमेंशन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, तो वो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि 3 लिमिटेशन है कि कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाली इक्वेशंस नहीं बना सकते हम, और डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को इंक्लूड नहीं कर सकते। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।